हेलो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकेंड यूनिट फर्स्ट के और वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। यूनिट फर्स्ट का नाम है थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट और पेपर सेकेंड का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट के वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में 100% फंसेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, जरा क्वेश्चन पे ध्यान देना। आदर्श गैस के रुद्रोष्म प्रसार में डेल्टा यू का मान होता है। तो सबसे पहले जो ये डेल्टा यू आपको दिखाई दे रहा है ना, यही इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है बेटा? आंतरिक ऊर्जा। से राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दो, निश्चित। ठीक है, आदर्श गैस के रुद्रोष्म प्रसार में डेल्टा यू का मान होता है निश्चित। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जल्दी से फास्टली कवर कर लेते हैं क्योंकि एमसीक्यू में ज़्यादा बताने की कोशिश मैं करूंगा नहीं, सिंपल सी बात है, बढ़ते हुए चलेंगे आगे। उष्माशोषी अभिक्रियाओं में डेल्टा एच का मान होता है। बेटा आंसर देख के मत बताओ, सिर्फ दिमाग से बताओ। उष्माशोषी वो अभिक्रियाएं जिनमें उष्मा का शोषण होता है, और उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन हमेशा कैसा होता है? धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? जल्दी बताओ फास्टली। उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान धनात्मक होता है। याद कर लो, दिमाग में फंसा लो जबरदस्ती कि उष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा एच का मान जब भी मिलेगा आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा है? धनात्मक। ए पे आप टिक लगा दो। बेटा आंसर बाद में दिखाऊंगा, पहले क्वेश्चन का आंसर दोगे आप। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन कौन सा है? उष्मा गतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। हाय हाय, क्या क्वेश्चन पूछ लिया। फर्स्ट लो आप थर्मोडायनेमिक्स याद है? अबे अब तक क्या याद करा? जब ये याद ना करा तो उष्मा गतिकी का प्रथम नियम सुनाओ जल्दी फटाफट तेजी से। क्या होता है? दी गई ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य में खर्च हो जाती है। तो डेल्टा यू इक्वल टू, यानी कि क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डी वी, या डब्ल्यू लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं। देखो जरा ध्यान से, कहाँ हैं? आए हाएँ आ ले भैया, कहाँ लिख दिया ये? तो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा? फटाफट तेजी से बताओ देखकर कौन सा लग रहा है? ए जे वाला। ठीक है, सी पे आप टिक लगा दो। यानी कि मैंने क्या बोला आपको कि डी यू जो है यहाँ पे डी यू की फॉर्म में है, डी यू इक्वल टू, ठीक है, आंतरिक ऊर्जा प्लस किया गया कार्य P इंटू डी वी। ठीक है, अब इस P इंटू डी वी को जब बराबर के दल लेके जाओगे तो ये कहाँ पहुँच जाएगा? माइनस में पहुँच जाएगा। तो सी पे आप टिक लगा दो, सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। अरे हैं, अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ। कौन बताएगा अगला क्वेश्चन का आंसर? जल्दी बताओ बेटा फास्टली, रुका नहीं जा रहा, बर्दाश्त की अब हद हो गई। आदर्श गैस के समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में कार्य का व्यंजक है। आदर्श गैस के समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में कार्य का व्यंजक है। जो भी आपको दिखाई दे V2/V1, कहीं दिखाई दे रहा है आपको? V2/V1 है जे वाला। बी पे बेझिझक टिक लगा दो, बी नंबर इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अरे बड़ा सिंपल से क्वेश्चन लिया है मैंने। अच्छा देखो यार, ये जो हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें हैं ना, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही पाई जाती हैं, सबको पता होगा। और ये जो होती है ना, वो जूल थॉमसन यानी कि जूल थॉमसन प्रभाव का पालन नहीं करती। हर एक गैस का टेम्परेचर जूल थॉमसन प्रभाव से घट जाता है, लेकिन ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, इनका टेम्परेचर बढ़ता है हमेशा। यार देखो, हाइड्रोजन तथा हीलियम का जूल थॉमसन प्रभाव में प्रसार करने से इनका तापमान हमेशा क्या होता है? ऑलवेज बढ़ता है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बहुत। अच्छा ये बताओ जूल थॉमसन गुणांक कौन सा है? जल्दी बताओ बेटा फास्टली। जूल थॉमसन गुणांक कौन सा है? यानी कि टेम्परेचर, यानी कि दाब के सापेक्ष टेम्परेचर में परिवर्तन, वो भी स्थिर एंथैल्पी पर जूल थॉमसन गुणांक कहलाता है। सी पे टिक लगा दो, याद कर लो। डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, यानी कि एच जो होता है ना यहाँ पे एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी का भी कंसेप्ट बड़ा खतरनाक है, और अगर किसी को थ्योरी पढ़नी है ना इस चीज़ की थ्योरी, तो यार वहाँ पे जाओ प्ले लिस्ट में, बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री प्ले लिस्ट उठाओ और देख लो, सबका सब लेक्चर डाल रखा मैंने। एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, किया गया कार्य जी, टोटल पढ़ा रखा है। तो पढ़ो यार, मेहनत करो, बड़ी काम की चीज़ है आपके यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 फिर से अगेन एक बार फिर आया। H2 तथा हीलियम के लिए डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T का मान होगा। का मान कितना होगा? जल्दी बताओ। शून्य होगा, ये तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ भी शून्य से अधिक, ए पे टिक लगा दो, शून्य से अधिक इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम।
देखो सही निम्न में कौन सा सही संबंध है, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, Cp जो होता है वो हमेशा Cv से बड़ा होता है। Cp जो होता है ना ये वाला, वो Cv से बड़ा होता है। इसका मतलब है करेक्ट संबंध कौन सा, ये मत सोचना Cp माइनस Cv इक्वल टू गामा, तो ये जो C है ना हमारा इज अ राइट ऑप्शन, Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं मेरे दोस्तों। यार आर वाला भी था, देखो ये यहाँ पे ना अधिकांश बच्चों का ना ये वाला दिमाग में फंस रहा होगा कि सर Cp माइनस Cv इक्वल टू गामा, भाई गामा थोड़ी ना होता, आर होता है, ठीक है, आर होता है, तो Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बताओ ऊष्मागतिकी के नियम निम्न के लिए सत्य है, ऊष्मागतिकी के नियम निम्न के लिए सत्य है, किसके लिए सत्य है, ऊष्मागतिकी का जो नियम आता है वो किसके लिए, केवल मैक्रो ए इसके लिए, ए पे टिक लगा दो, केवल स्थूल तंत्र के लिए, यानी कि मैक्रो सिस्टम के लिए, माइक्रो सिस्टम के लिए लागू नहीं होता, मैक्रो सिस्टम के लिए। और ऐसा नहीं है कि यार माइक्रो के लिए भी लगा सकते हो, लगा सकते हो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 देखो, दिख रहा है, हाँ, बम कैलोरीमीटर निम्न में से किसे मापता, बम कैलोरीमीटर, आय हाय बम भोला बम, जल्दी बताओ बम कैलोरीमीटर निम्न में से किसे मापता, वो मापता दहन ऊर्जा को, ठीक है, दहन ऊर्जा नोट वहन ऊर्जा, दहन ऊर्जा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हाँ, आइडियल गैस के लिए यानी कि आयतन के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा स्थिर ताप पर, उसका मान कितना होगा, तो इसमें मेरे ख्याल से शून्य इज अ राइट ऑप्शन, ये होता ही है, ठीक है, ये शून्य फिक्स होता है बिल्कुल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जरा ठीक से, एक मोल पदार्थ के पूर्णतः ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, एक मोल पदार्थ के पूर्णतः ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, एक मोल पदार्थ के पूर्णतः ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, यार दहन ऊष्मा बोलते हैं, जो ऊपर एक बल आया हुआ है, ठीक है। बड़ा सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसना। अच्छा ये बताओ ये रिएक्शन कौन सी है, A प्लस बी चेंज टू C प्लस डी प्लस क्यू इक्वल टू रिएक्शन कौन सी, देखो यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, दिस इज ए ऊष्मा यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है ना उसके लिए डेल्टा एच का मान निगेटिव होता है, ये आपको पता है। तो ये अभिक्रिया कौन सी, ऊष्मा क्षेपी है, ऊष्मा शोषी है, ए बी दोनों, यानी कि ए पे टिक लगा दो, ऊष्मा क्षेपी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपी, जिसमें शोषण होता है वो ऊष्मा शोषी, मतलब जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्मा क्षेपी, जिसमें ऊष्मा अंदर आती है ऊष्मा शोषी, ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पे क्यू जो एनर्जी है यानी कि ऊष्मा है वो बाहर जा रही है, इसका मतलब है ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है, सबको पता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से फंस जाएगा, ठीक है, एक दो क्वेश्चन पक्का यहाँ से फंसने वाला है कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कितना होता है, इतना होता है। जूल थॉमसन इफेक्ट जो होता है वो हाइड्रोजन हीलियम गैस का जो टेम्परेचर बढ़ता घटता जूल थॉमसन इफेक्ट के अनुसार। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछ लेता, तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, 15। जल्दी बताओ आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक कितना होता है। सिंपल सी बात है, जीरो मेरे ख्याल से होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, अबे जीरो ही लग रहा है, जीरो है तो जीरो है। आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक जीरो होता है, यानी कि फायर क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लो कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक जीरो होता है। दिमाग में फंसा लो, यहाँ डाल लो इस क्वेश्चन का आंसर को यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16वां। हाइड्रोजन गैस का उत्क्रमण ताप क्या होता है। हाइड्रोजन गैस का उत्क्रमण ताप हमेशा C नंबर होता है, -80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, C नंबर पे टिक लगा दो, -80 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ाता हूं मैं। अच्छा ये बताओ हीलियम गैस का उत्क्रमण ताप कितना होता है, -240 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप बोलते हो 240 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद कर लो हीलियम गैस का उत्क्रमण ताप कितना होता है, -240 डिग्री सेल्सियस, एंड हाइड्रोजन का -80 डिग्री सेल्सियस। ये पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में फंस जाएगा, पढ़ते पढ़ते समझ गए इस चीज़ को, तो अच्छे से कवर करो, मेहनत करो यार। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार पढ़ लो मेरे दोस्तों। देखो वह ताप जिससे ऊपर कोई गैस उष्मन प्रभाव और नीचे शीतलन प्रभाव प्रदर्शित करती है कहलाता है। देखो ऊपर उष्मन प्रभाव और नीचे शीतलन प्रभाव, ऊपर नीचे अंदर बाहर नहीं है, यहाँ पे डी पे टिक लगा दो, उत्क्रमण ताप, ठीक है, इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, क्लियर बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सा व्यंजक सही है। देखो ये बिल्कुल गलत है,
ये वाला बिल्कुल गलत है और ये वाला जो सी है बिल्कुल राइट है। यानी कि ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन स्थिर आयतन पर क्या कहलाता है? स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा कहलाता है या उष्माधारिता कहलाता है। तो सीपी इज द राइट ऑप्शन। सी पे टिक लगा दो बेझिझक आप, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 है, सही संबंध पहचानो। सही संबंध पहचानो मेरे दोस्तों। देखो ये वाला सही संबंध नहीं है क्योंकि टीपी है, इसमें क्या है, सी पे टिक लगा दो, ये इज द राइट ऑप्शन। डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी इक्वल टू सी पी, ठीक है। तो सीपी जो होता है ना वो एंथैल्पी यानी कि ताप के स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंथैल्पी में परिवर्तन को स्थिर आयतन पर उष्माधारिता या स्थिर आयतन पर विशिष्ट उष्मा कहते हैं। इसे सीपी से दर्शाते हैं। सीपी का मान सीपी से कैसा होता है? बड़ा होता है। सीपी अपॉन सीबी इक्वल टू 1 भी होता, गामा भी होता है, ठीक है। ये सबको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हैश का नियम किसको याद है? हैश का नियम होता है, भैंस का नियम नहीं होता। हैश का उष्मा संकलन का नियम उष्माधारिता के प्रथम नियम का पालन करता है। यानी कि अरे यार उष्मा गतिकी के प्रथम नियम का पालन करता है। सी पे आप टिक लगा दो, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। जल्दी बताओ क्या ऑप्शन राइट होगा इसका। देखो जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक है। जूल थॉमसन गुणांक का व्यंजक प्रूफ करवा रखा मैंने। उठाओ थ्योरी, जाओ थ्योरी में और उठा के और पढ़ना शुरू कर दो। सी पे आप टिक लगा दो। म्यूज एटी इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2 अपॉन आर टी माइनस के बी, जहाँ ए और बी वंडरवाल कांस्टेंट है, आर फॉर गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर, सी फॉर कैपेसिटी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। चलिए देखते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 है। देखो आदर्श गैस के लिए निम्न कथन सत्य है। तो सबसे पहले तो ये पहचानो कि आदर्श गैस के लिए कौन सा कथन सत्य है। एक कथन सत्य है। तो मैंने ऊपर ना एक चीज़ बताई है, ये वाला देखा तुमने, यानी कि आयतन के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन यानी कि स्थिर ताप पर वो 0 होता है, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, आदर्श गैस के लिए पी वी इक्वल टू स्थिरांक तब निम्न सत्य है। आदर्श गैस के लिए पी वी इक्वल टू स्थिरांक सत्य है। कब सत्य होगा? अरे है ये खतरनाक क्वेश्चन है। ये खतरनाक क्वेश्चन है जब ए पे टिक लगा दो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने बगैर आगे चलो। हाँ ये आ गया क्वेश्चन। देखो ये वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको, ये होता कौन सा संबंध सही है? सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर। एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा। अरे भैया ये जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है ना, उसी तरह से सी पी सी बी का 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसे हुए मिलते हैं। कहीं बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई मॉडल पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। खरीद लिया बेवकूफ़ बिल्कुल। जब मैं पढ़ा रहा हूँ सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, तो आने वाले हैं। इन्हीं लेक्चर को अच्छे से कवर करके जाना, देख के जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट तेज़ी से। टाइम मैं बर्बाद नहीं करना चाहता आप लोगों का, क्योंकि समय, टाइम इज़ मनी, समय बहुत महंगा। समतापीय प्रसार में आदर्श गैस के लिए डेल्टा ई का मान होता। अब लोग सोच रहा है ये डेल्टा ई आ गया, डेल्टा ई आ गया यार। अबे डेल्टा ई फिर से वो जो आप पढ़ते हो ना डी यू या डेल्टा यू, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो यहाँ भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। ये भी ए पे टिक लगा दो, शून्य होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, सीपी का मान सीवी से अधिक होता है। सीपी का मान सीवी से अधिक होता है किसके द्वारा? आर के द्वारा अधिक होता है। सीपी इक्वल टू आर प्लस सीबी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो 28 में। अच्छा ये बताओ, तापमान में परिवर्तन के साथ अभिक्रिया उष्मा में परिवर्तन दर्शाया जाता है। तापमान में परिवर्तन के साथ अभिक्रिया उष्मा में परिवर्तन दर्शाया जाता है। सी पे टिक लगाओ किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ के नियम से उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है? अब थोड़े से क्वेश्चन भाई रिपीट होते रहेंगे। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है? जल्दी बता दो फास्टली, जल्दी बता दो रे भैया। आए हाय ए पे टिक लगाओ। Q माइनस डब्ल्यू बराबर डेल्टा ई। अबे इसमें तो सभी सही लग रहे हैं, मेरी तो समझ में आ नहीं रहा कौन सही है इसमें। डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज रॉन्ग आंसर। पहला वाला सही है, जहाँ डेल्टा ई जो है ना, देखो घुमा दिया। ऊपर जो ऑप्शन थे उसमें आंतरिक ऊर्जा को डेल्टा यू से शो किया गया, डी यू से शो किया गया, और यहाँ पे डेल्टा ई या डी ई से शो कर दिया। तो ये हो सकता है कि एग्जाम पेपर में क्वेश्चन में आंतरिक ऊर्जा को यू से भी दर्शाया जा सकता है और ई से भी दर्शाया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना तुम। Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरे दोस्त। तो पर चले हम फिदा जाने तन साथियों। किसी आदर्श गैस के लिए डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी का मान होता है। सी पे आप टिक लगा दे, 0 होता है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम टू सेम। आदर्श गैस के रुद्रोष्म परिक्रम में डी यू का मान कितना होता है? इसमें भी 0 होता है, क्योंकि आदर्श गैस के रुद्रोष्म प्रसार में डी यू का मान 0 होता है। उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। वही तो होता है एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। अच्छा एक ऐसा एग्जाम्पल दो जो रुद्रोष्म परिक्रम पर आधारित है, यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस पर आधारित है। कोई ऐसा एग्जाम्पल दो। एडियाबैटिक प्रोसेस का कोई एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें ना
उष्मा उत्पन्न होती है और ना उष्मा, यानी कि ना तो उष्मा उत्पन्न होती है और ना उष्मा बाहर से अंदर आती है, ठीक है, यानी कि उष्मा का लेना देना नहीं होता। जल्दी बताओ, टायर का फटना एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, वहाँ पर प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि उष्मा का पता नहीं चलता कि कब आदान हुआ कब प्रदान हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये है क्या क्वेश्चन आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डी, इज राइट ऑप्शन, सी पे टिक लगा दो। सबने पढ़ा होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन बराबर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किया गया कार्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे दोस्तों, उष्मा परिवर्तन मापने के लिए सामान्यतः उपकरण प्रयुक्त होता है। उष्मा परिवर्तन को मापने के लिए कैलोरीमीटर, जो मैंने ऊपर बताया था तुम्हें, ठीक है, सी पे आप टिक लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, देखो कार्बन की जो दहन उष्मा का मान है -34.0 किलो कैलोरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की समवहन ऊर्जा है, अगर ये -94, ठीक है, 0.0 किलो कैलोरी है, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम रहेगी, ठीक है। कार्बन दहन का उष्मा उत्पन्न इतनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की समवहन उष्मा क्या होगी, तो वो भी -9.4 यानी कि 94.0 किलो कैलोरी होगी। यहाँ पे की लिखा हुआ किलो होना चाहिए था, ठीक है, किलो कैलोरी। चलिए बी पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 35 है, कैलोरीमीटर की सहायता से कौन सी उष्मा निर्धारित की जाती है। सिंपल सी बात है, दहन की उष्मा, ये ऊपर भी लिखवाया, ऊपर वही क्वेश्चन तो रिपीट हुआ दोबारा, दहन उष्मा, ठीक है, यानी कि बम कैलोरीमीटर क्या नापता है, दहन उष्मा को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, अब जरा चेक करो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल करने वाला। देखो अभिक्रिया S+3/2O2 चेंज टू SO3 के लिए डेल्टा तथा डेल्टा यू इस प्रकार संबंधित होंगे, तो फॉर्मूला आपको याद है, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डी बी, ठीक है। अब इसमें आप चेक कर लो कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए, ए पे टिक लगा दो, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा यू माइनस 0.5 RT, बस आपको ये देखना है कार्य कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 37 जरा चेक करें एक बार, निम्न में से कौन सी एंथैल्पी सदैव ऋणात्मक होती है, निम्न में से कौन सी एंथैल्पी सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है, दहन की एंथैल्पी कैसी होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ो, रिएक्शन है, क्योंकि यार बच्चे बहुत कहते हैं कि सर रिएक्शन आप नहीं करवाते हैं, रिएक्शन पेपर में बहुत पूछी जाती है, और सच बात तो यही है कि रिएक्शन पेपर में बहुत पूछी जाती हैं। स्ट्रोंशियम 2+ और सल्फेट आयन, फिर क्या बना हमारा, स्ट्रोंशियम सल्फेट में होने वाले एंथैल्पी परिवर्तन कहलाता है, तो यहाँ पर परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ परिवर्तन, अपक्षेपण की एंथैल्पी इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, बिलगित निकाय है, बिलगित निकाय है, बिलगित निकाय, बिलगित मतलब आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें मास और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता है कहीं, यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, ठीक है, ओके ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, निम्न में इंटेंसिव गुण है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ये पेपर में बहुत आते हैं, कौन सा गुण इंटेंसिव है और कौन सा गुण जो है एक्सटेंसिव है। तो इंटेंसिव गुण जो होता है ना, इंटेंसिव गुण के बारे में मैं तुम्हें बता दूंगा डिटेल से। तो इंटेंसिव जो गुण होता है वो ताप व अपवर्तनांक है, ठीक है, ये इंटेंसिव गुण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 41 में देखते हैं, या एक्सटेंसिव गुण, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, विस्तारण गुण कौन सा है इसमें, विस्तारण गुण कौन सा हमारे पास, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है, सी पे आप टिक लगा दो, मतलब ए और बी सी दोनों हैं, एंथैल्पी भी होता है और आंतरिक ऊर्जा भी होता है, ये सब के सब क्या होते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि विस्तारण गुणों का एग्जाम्पल है दोनों के दोनों। तो ध्यान देना, जितने भी एक्सटेंसिव प्रोसेस होती हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज होती हैं, एंथैल्पी, आंतरिक ऊर्जा, सब ये जो है ना, ये सब कौन सी होती हैं, विस्तरण गुण होता है ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 42 देखो, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा हमेशा तापमान पर निर्भर करती है, बेझिझक आंसर लगा दो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, जब परिक्रमों की कोई श्रृंखला जिसके अंत में तंत्र वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता कहलाती है उत्क्रमणीय परिक्रम, यानी कि चक्रीय परिक्रम बोल दो, ठीक है, ओके ओके। अच्छा क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, ध्यान दो, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 1 कैलोरी का के बारे में आज तक तुम्हें कभी नहीं पता, 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.184 जूल के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 45 में देख लेते हैं, उत्क्रमणीय समतापीय चक्र के लिए कुल आंतरिक परिवर्तन कितना होता है। समतापीय चक्र है ना, तो समतापीय चक्र के लिए जो ये तुम्हारे पास आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है वो 0 होता है, हमेशा शून्य लगा दो, ठीक है। समतापीय ताप समान है तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्यों होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखो, एक अच्छी तरह बंद थर्मस फ्लास्क में कुछ बर्फ़ के टुकड़े हैं, तो ये एग्जाम्पल है, बर्फ़ के टुकड़े हैं एक अच्छी तरह बंद थर्मस फ्लास्क में, ये बर्फ़ के टुकड़े हैं, तो ये बिलगित निकाय का एग्जाम्पल है, हीट ना तो ट्रांसफ़र होगी ना मास ट्रांसफ़र होगा। 47 देखो, थर्मस का नाम सुना, थर्मस बस वही होता, यदि W किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य, Q निकाय द्वारा दी गई ऊर्जा मात्रा, तब निकाय का प्रकार होगा। यदि W किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य और Q निकाय को दी गई उष्मा,
तब निकाय का प्रकार होगा, मतलब कार्य भी हो रहा है और उष्मा का ट्रांसफ़र भी हो रहा है। इसका मतलब है ये जो है ना, ये बी पे टिक लगा दो आप, इज़ अ राइट ऑप्शन, इज़ अ राइट ऑप्शन। उष्मा चालक दीवारों के साथ निकाय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 देखो, कुल 90 क्वेश्चन मैंने आज के लेक्चर में लिए। 90 करवाऊँ या कम करवा दूँ, थके तो ना हो? अबे यार जल्दी जल्दी करवा देता हूँ फिर, है ना। निम्न में से कौन सी इकाई ऊर्जा की अधिकतम मात्रा को निरूपित करती है? कौन सी इकाई? कैलोरी करती है, सिंपल सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49। एक अर्घ 1 जूल तथा 1 कैलोरी के तुल्यांक की ऊर्जा का क्रम होगा। सी पे टिक लगाओ, 1 कैलोरी 1 जूल 1 अर्घ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 50 देखो एक बार, 1 ग्राम कार्बन के दहन पर कैलोरी में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं, 1 ग्राम कार्बन के दहन में। तो या इसका राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगा दो, कार्बन का कैलोरी मान। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जब इंपॉर्टेंट होंगे बता दूंगा। हाँ ये देखो 41 इज द राइट ऑप्शन। देखो उष्मा रसायनों में प्रयुक्त मानक अवस्था की शर्त है, उष्मा रसायनों में प्रयुक्त मानक अवस्था की शर्त है। सी पे टिक लगाओ, 25 डिग्री सेल्सियस और 1 atm। ये सामान्य ताप होता है और सामान्य दाब होता है, ठीक है। सामान्य ताप और सामान्य दाब पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्र का तापमान किसमें घटता है? तंत्र का तापमान किसमें घटता है? तो वो घटता है रुद्रोष्म प्रसार में, तंत्र का तापमान घटता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सच है, रियल बात है, इसमें कोई फेक चीज़ नहीं है। रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से होता है कमरा गर्म, कमरा ठंडा। अबे कमरा गर्म होता है, रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से कमरा कैसे होगा? गर्म होगा, यानी कि हीट जो है ना बाहर को ट्रांसफ़र होगी, तो कमरा गर्म होगा। यार ये थोड़ा सा पेचीदा नहीं लग रहा है आपको? रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने से होता है कमरा गर्म, हैं? ये कमरा ठंडा होगा? अरे तुम्हें क्या लग रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 का, वो 54 का। रेफ्रिजरेटर में ठंडक का कारण है, रेफ्रिजरेटर में ठंडक का कारण है रेफ्रिजरेटर में गैस का विस्तार, ठीक है। ये सी नंबर इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में है, एंथैल्पी के संबंध में गलत है। एंथैल्पी जो है ना एक सघन गुणधर्म है, एक पथ से स्वतंत्र है। सी नंबर लगा दो, ये कथन गलत है, ये पथ से स्वतंत्र नहीं होती कभी भी। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, निम्न में सम आयतनिक परिक्रम के लिए निम्न में से किसका मान शून्य है? निम्न में सम आयतनिक परिक्रम के लिए निम्न में से किसका मान शून्य है? सम आयतनिक परिक्रम के लिए शून्य किसका मान है? तो वो सम आयतनिक परिक्रम है ना, तो आयतन जब समान है तो आयतन में कोई परिवर्तन होगा नहीं, तो डी भी इक्वल टू कितना होगा हमारा? 0 होगा। क्वेश्चन 57 है, निम्न में सघन गुण है। सघन गुण कौन सा है? पृष्ठ तनाव। कौन सा गुण है? सघन गुण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58। एक तंत्र जिसकी ऊर्जा कम है, जिसकी ऊर्जा कम है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा? हाँ सिंपल सी बात है सर, अधिक स्टेबल होगा, ऊर्जा कम है अधिक स्टेबल होगा। 59, निम्न में कौन सा अवस्था फलन है? आंतरिक ऊर्जा कौन सी होती है? अवस्था फलन होती है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 60 देखो, जिस तंत्र में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता वो कहलाता है, तंत्र में उष्मा का रुद्रोष्म कहलाता है, ये मैंने तुम्हें पहले बता दिया ऊपर ही। क्वेश्चन नंबर 61 देखो जल्दी फटाफट, उष्मा गतिकी में निम्न में से कौन सा गुण सघन नहीं है? कौन सा गुण सघन नहीं है? आयतन जो होता है वो एक सघन गुण नहीं है। अब सघन गुण मैं आपको बता दूंगा, विरल और सघन गुण दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 62 एक बार पढ़ो ठीक से मेरे दोस्तों, यदि एक पात्र में द्रव्यमान और उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता तो वो कहलाता है विलगित तंत्र, ठीक है। ओके ओके ओके, बहुत सिंपल सा पेपर है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज। रुद्रोष्म परिक्रम प्राप्त होता है, रुद्रोष्म परिक्रम प्राप्त होता है। अबे रुद्रोष्म मतलब जिसमें उष्मा का ट्रांसफर ना हो वही तो है विलगित तंत्र। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में कौन सा रुद्रोष्म परिक्रम के लिए सत्य है? वही हीट, सी पे लगा दो, उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65वां, निम्न में कौन सा अवस्था फलन नहीं है? तो अवस्था फलन कौन सा नहीं है? एंथैल्पी अवस्था फलन नहीं है, कार्य, यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, कार्य है यार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखो, तंत्र जिसमें परिक्रम के दौरान आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता कहलाता है सम आयतनिक परिक्रम कहलाता है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ गया। अब जो ऊपर वाले क्वेश्चन है 30-40 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वहीं से एग्जाम पेपर फंसने वाला। क्वेश्चन 67 देखो, CO के 2 मोल एवं ऑक्सीजन के 1 मोल के मिश्रण को एक बंद पात्र में ज्वलित किया जाता है, तब डेल्टा H व डेल्टा E के लिए सत्य है। ज्वलित किया जाता है तो बी पे आप टिक लगाओ, डेल्टा H जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए ऋणात्मक है, डेल्टा H का मान होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेल्टा E व डेल्टा H में सही संबंध है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P इंटू डेल्टा B, ऊपर भी आ गया ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन 17 देखो, बम कैलोरीमीटर में ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ले भैया फिर ऐसे ऐसे, ए पे टिक लगा दो, डेल्टा U इज लेस देन टू 0 और W इक्वल टू 0, कोई कार्य नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, एंथैल्पी, अरे फिर से वही आ गया यार, सही संबंध नहीं है, सही संबंध नहीं है, ये माइनस वाला सही संबंध नहीं है,
घुमा दिया रे क्वेश्चन। अच्छा ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन ये एक उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, डेल्टा एच का मान निगेटिव होगा, तो डेल्टा एच का मान कैसा होगा, निगेटिव होगा इसमें, तो डेल्टा ये वाला लगा दो, डेल्टा ई माइनस के 2 इंटू आर टी, ठीक है 2 आर टी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 73 जरा एक बार पढ़ो ठीक से मेरे दोस्तों। परिणामी उष्मा परिवर्तन समान होता है चाहे अभिक्रिया अनेक पदों में हो, ये कथन है किसका है, हेस का, डी पे टिक लगा दो, हेस का नियम है ये वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, हेस का स्थिर संकलन का नियम आधारित है उष्मागति के प्रथम नियम पर। ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दे दिया यार। चलो उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, डेल्टा एच का मान निगेटिव होगा, N2 2NH3 के लिए डेल्टा एच व डेल्टा यू के में सही संबंध है, सही संबंध है, सी पे आप टिक लगाएं, डेल्टा एच इज लेस देन टू डेल्टा यू। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 76 है, निम्न में कौन सा समीकरण सही है, कौन सा समीकरण सही है, तो ये वाला ए पे टिक लगा दो आप, इज द राइट ऑप्शन। वही है प्रथम नियम, 3-4 बार रिपीट हो गया इसमें। फिर हेस का नियम आ गया यार, यानी कि अभिक्रिया उष्मा संभवन उष्मा ए और बी दोनों पे टिक लगा दो। हेस के नियम से निम्न का निर्धारण होता है दोनों का, ए और बी सी दोनों कर सकते हो, यानी कि अभिक्रिया उष्मा का भी कर सकते हो। अबे तुमने करा नहीं है, बोर्न एंड हेवर्ट साइकिल पढ़ी है, वहाँ पे भी तो हेस का नियम लागू होता है, समवन ऊर्जा ज्ञात करने में भी तो हेस का नियम लागू होता है यार। बताओ तुमने क्या क्या पढ़ा। चलिए ये भी तुम्हारे पास उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, एंथैल्पी मान ऋणात्मक होगा, बी पे आप टिक लगाते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, आदर्श गैस के समतापीय प्रसार में इसकी समताप का जब प्रसार होता है तो इसकी जो एंथैल्पी होती है वो अप्रभावित रहती है, एंथैल्पी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 1 मोल आदर्श गैस का 10 लीटर व 20 लीटर करने पर अर्घ में कार्य होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। अबे कितना है बे, ये क्या है, ये क्या कर रखा है इसने, हाँ फॉर्मूला लगा दिया 200T 10⁻7 298 मल्टीपल 10⁻7 8.31 मल्टीपल 2.303 log 2। अरे भैया बड़ा खतरनाक दे रखा, चलो देख के लो यार एक बार, पेपर में आता क्वेश्चन ये वाला इसलिए मैंने लिख दिया। अभिक्रिया का चयन कीजिए जिसमें डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू माइनस, अरे यार ये पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं है, पूरा क्वेश्चन पूरा नहीं है, ये जो है ना पूरा क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पूरा होता तो हो जाता है ये भी। किस समतापीय परिक्रम में, किसी समतापीय परिक्रम में, ठीक है, जो उष्मा होती है ना उसका मान कभी जीरो नहीं होता, क्यों बराबर नहीं है जीरो के, ठीक है, ये ध्यान देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। स्थिर आयतन पर उष्मा परिवर्तन निम्न के बराबर होता, स्थिर आयतन पर उष्मा परिवर्तन निम्न के बराबर होता, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता, क्योंकि क्या कार्य जीरो होता, ठीक है, P इंटू डी वी जीरो हो जाएगा, क्योंकि डी वी का मान जीरो होता है, P इंटू डी वी जीरो हो जाएगा। उष्मागति का प्रथम नियम लगाओगे तो किसके बराबर आएगा तुम्हारे पास, ये डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस कार्य जीरो हो गया, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दी गई उष्मा के बराबर होता, ठीक है, ए पे टिक लगा दो आप, इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 84 देखो, स्थिर ताप व दाब पर आदर्श गैस का प्रसार होता, स्थिर ताप व दाब पर आदर्श गैस का प्रसार होता, आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब समान रहती है, कहने का मतलब ये है। डेल्टा ई डेल्टा एच व डब्ल्यू के लिए सही संबंध है, ऊपर फिर से वही क्वेश्चन आ गया, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पर इस बार थोड़ा सा घुमा फिरा के, अरे वही तो है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस P इंटू डी वी। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, निम्न में से किसके निर्माण की मानक एंथैल्पी शून्य है, तो F2 के निर्माण की मानक एंथैल्पी कैसी होती है, शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 87 देखो, आदर्श गैस के 1 मोल का 300 केल्विन पर समतापीय प्रसार में कार्य होगा, समतापीय प्रसार में 1381.8 किलो कैलोरी, मतलब खाली कैलोरी। जूल थॉमसन इफेक्ट होता है, यानी कि सम एंथैल्पी। अबे एंथैल्पी कांस्टेंट ना होती है, जब तुम पढ़ोगे जूल थॉमसन प्रभाव का, तुमने जूल थॉमसन गुणांक पढ़ा, वहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट रखते हैं, ये ध्यान देना हम, ठीक है। बी पे आप टिक लगा दो, सम एंथैल्पी। अच्छा डेल्टा एच माइनस के डेल्टा यू माइनस के 4.98 किलो जूल है, तब डेल्टा एन का मान होगा, सी पे आप टिक लगाते हैं, माइनस के 2 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बचता है, मैंने 90 क्वेश्चन लिए हैं कुल। अभिक्रिया CH3COOH प्लस 2O2 यानी कि एसिटिक अम्ल ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनाता है, के लिए डेल्टा ई का मान है माइनस के 874 किलो जूल, ठीक है। तो कुल 90 क्वेश्चन मैंने आज इस लेक्चर में लिए हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है और बड़े छोटे से क्वेश्चन है, जिसको आप बड़ी आसानी से कर भी लोगे, ठीक है। अच्छे से कवर करो, और ये इस यूनिट का पार्ट फर्स्ट है, इससे भी ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा इसी यूनिट के, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।